नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद को लेकर, जहां पर सभी की नजरें अब कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। यहां मस्जिद में सर्वे की रिपोर्ट सौंपी गई है और इसी बीच अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में खुलकर मुस्लिम पक्ष के समर्थन में उतर चुका है। बोर्ड ने कहा है कि लीगल कमेटी मुस्लिम पक्ष की हर संभव मदद करेगी और साथ ही ज्ञान व्यापी विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहा है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें एआईएमआईएम के सांसद ओवैसी भी शामिल हुए। इस वर्चुअल मीटिंग में करीब 45 सदस्य शामिल हुए थे और इसी बैठक में यह तय हुआ कि प्रतिनिधि मंडल अब राष्ट्रपति से मिलेगा, जहां उसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बैठक में शामिल हुए सदस्यों ने ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर पैदा हुए हालात और मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई है। इसके बाद सामूहिक रूप से कहा गया कि मुस्लिम पक्ष की ज्ञान व्यापी केस लड़ने में हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान कुछ लोगों ने जन आंदोलन खड़ा करने की भी बात कही, जिसे बहुमत से खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि सर्वे के बाद अब ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, जिसे लेकर जमकर विवाद भी शुरू हुआ और हिंदू पक्ष का यह कहना है कि इससे साबित होता है कि यहाँ मंदिर था और बाद में उसे मस्जिद में तब्दील किया गया। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि यह पत्थर शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारे का है। इस मामले में अब एक और याचिका दायर की गई, जिसमें मांग की गई है कि नंदी भगवान की मूर्ति के सामने मस्जिद की दीवार को तोड़कर वहां भी सर्वे करवा जाए। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। ललितपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाली थाने में एक किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो बता दें, किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस स्टेशन में इस वक्त हड़कंप का माहौल है। थाने में रेप मामले में एसआईटी की जांच भी जारी है और महिला समेत 2 और बनाए गए आरोपी, जहां आरोपियों की संख्या अब 6 से बढ़कर 8 हो गई है। इन दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल जेल भेज दिया है और एसआईटी की टीम अब हर बिंदु पर जांच कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि एक महिला समेत 2 और आरोपी बनाए गए इस पूरे मामले को लेकर इन दोनों ही आरोपी से पूछताछ कर इन्हें जेल भेज दिया गया है। अब आरोपियों की संख्या इस पूरे प्रकरण में 6 से बढ़कर 8 हो गई है। एसआईटी की टीम भी इस वक्त हर बिंदु पर जांच कर रही है, हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ज्ञानव्यापी के बाजूखाने में मिले शिवलिंग पन्ने का एक अथवा नहीं बल्कि इसका निर्धारण तो पड़ताल के बाद ही होगा, लेकिन लगभग इसी आकार के पन्ना के शिवलिंग का जिक्र इतिहास में कई स्थानों पर भी मिलता है। दरअसल 400 ईस्वी में आए चीनी यात्री फहियान से लेकर 19वीं शताब्दी में काशी के महाराजा मोतीचंद की लिखी पुस्तक काशी के इतिहास में पन्ने से निर्मित 18 बरिस्त ऊंचे शिवलिंग का उल्लेख है। तो वहीं जिसे मुकदमे के दायर होने के बाद सर्वे हुआ, उसकी पिटीशन रिपोर्ट भी उल्लेख किया गया है कि मस्जिद के तहखाने में हरे पत्थर का शिवलिंग रखा है। तो वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में इस वक्त हिंसक प्रदर्शन के बाद अब नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन आर्थिक हालात अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह अब अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाया जाए। इसके लिए सरकार ने कुछ योजनाओं पर काम करना भी शुरू कर दिया है और इसके लिए नई करेंसी छापी जाएगी। साथ ही एयरलाइंस को भी बेचने का फैसला लिया गया। इस दौरान श्रीलंका में सरकार के पास अब इतना भी पैसा नहीं बचा है कि वो अपनी सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दे पाए, इसीलिए नए नोट छापने का फैसला लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि सरकार अब राष्ट्रीय एयरलाइंस को भी बेचने का मन बना चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इससे पहले देश को संबोधित करते हुए कहा था कि नई सरकार की श्रीलंकन एयरलाइंस के निजीकरण की योजना है। आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के पीएम विक्रमसिंघे ने अपने संबोधन में यह भी कहा था कि इकोनॉमी नेक्सिस्ट वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के अमीरात को एयरलाइंस के प्रबंधक शेयरधारक के रूप में हटाने के बाद श्रीलंकाई एयरलाइंस को बड़ा नुकसान हुआ। विक्रमसिंघे ने यहां पर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ उपायों की घोषणा करते हुए यह भी कहा कि सिर्फ 2020 और 21 में साल में ही इसका घाटा 45 अरब रुपए था। मार्च 2021 तक इसका कुल घाटा 372 अरब रुपए हो चुका है।
और खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने एक अहम फैसला किया कि अब राज्य में नए मदरसों को कोई अनुदान नहीं मिलेगा। योगी कैबिनेट की एक बैठक में इस फैसले पर मोहर लगी, जहां आपको बता दें कि योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया गया था। दरअसल यूपी में मौजूदा समय में इस वक्त 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने साल 2003 के आलिया स्तर तक 146 मदरसों में 100 को अनुदान दिया जा रहा था। हालांकि साल 2017 में आई योगी सरकार ने जब जांच की तो कई मदरसे मानक पर खरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है कि इससे पहले बीते महीने योगी आदित्यनाथ सरकार ने आधुनिक मदरसा योजना के तहत राज्य में मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने का फैसला लिया था, ताकि उन्हें शिक्षण के ऑनलाइन मोड में कुशल बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना से जुड़े 7,000 से ज्यादा मदरसे मौजूद हैं। और इसी बीच भारत में पिछले 24 घंटे में 1,829 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ ही अब कोविड-19 केसों में 16.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। तो वहीं इस अवधि में 33 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। बताया जा रहा है कि कोविड-19 से मृत्यु दर अब 1.22% हो गई है। अभी तक देश में कोरोना से कुल 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 15,647 है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 2,549 लोग इस वायरस से ठीक भी हुए हैं। आपको ये बता दें कि देश में अब तक कुल 4 करोड़ से भी ज्यादा संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोरोना की वैक्सीन भी तेजी के साथ लगाई जा रही है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में लगभग 15 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच मंगलवार को रूसी नागरिक मॉस्को रेल स्टेशन में लाइन में खड़े दिखे हैं। सभी राष्ट्र में चंद खुले मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स के बाहर अपने संभावित आखिरी बिग मैक की खरीदारी के लिए इंतजार कर रहे थे। दरअसल विश्व के सबसे बड़ा बर्गर चेन बीते 30 सालों के बाद रूस में एक के बाद एक अपने सभी रेस्टोरेंट्स को बंद कर रहा है। मैकडॉनल्ड्स उन ग्लोबल ब्रांडों में से एक बन गया है जिसने मॉस्को में यूक्रेन के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद ऐसा किया। साथ ही आपको बता दें कि रूस में मैकडॉनल्ड्स के बंद होने के बाद अमेरिकी कंपनी के इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो गया है, जो कि तब शुरू हुआ था जब उसने अमेरिकी पूंजीवाद के प्रतीक के रूप में रूस में अपने बर्गर परोसना शुरू कर दिया था। दरअसल कंपनी ने मार्च में ही ये तय कर लिया था कि वो अस्थायी तौर पर राष्ट्र में अपने सारे आउटलेट्स को बंद कर देगा। इन्हीं आउटलेट में से एक है सेंट्रल मॉस्को के पुष्किन स्क्वावर स्थित आइकॉनिक मैकडी आउटलेट, जिसने 31 जनवरी 1990 में खुलने के साथ ही वैश्विक रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और खबर है यूपी के सिद्धार्थनगर से, जहां सदर थाना क्षेत्र के कोटरा ग्रांट गांव में रोशनी हत्याकांड को लेकर जिले का सियासी पारा बढ़ चुका है। यहां आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी कार्रवाई की मांग उठाई है। आपको बता दें कि कोटरा ग्रांट गांव में इस्लाम नगर टोला में पुलिस दबिश के दौरान शनिवार की रात को एक महिला रोशनी की गोली लगने से मौत हो गई थी। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार को ही लखनऊ मेट्रो के सुपर सेवर कार्ड का शुभारंभ किया है। बैंगनी रंग के इस नए सुपर सेवर कार्ड से सिर्फ 1400 रुपए में 30 दिन तक के लिए लखनऊ मेट्रो में यात्री असीमित यात्रा की जा सकती है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने कहा कि यात्री सुविधा की दृष्टि से लखनऊ मेट्रो का ये एक और अच्छा कदम है। सुपर सेवर कार्ड से लोगों को मेट्रो में सफर अब भी किफायती हो जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्रबंधक निदेशक कुमार केशव ने कहा है कि यूपीएमआरसी का हमेशा यात्रियों को सुविधाजनक सुगम यात्रा सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य रहता है। और इस बीच यूपी सरकार प्रदेश के 102 शहरों को यानी कि पालिका परिषद और नगर पंचायतों में स्मार्ट पार्किंग और स्मार्ट रोड जैसी बेहतर सुविधाएं देने जा रही है। इनमें से केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना की तरह काम करवाया जाएगा और नए बजट में 100 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इसी के तहत अब 5 सालों में 220 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा।